टू डेली फैक्ट आज का हमारा टारगेट रहेगा लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में हम बात करेंगे 1707 से लेकर 1857 तक पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो रहेगी हमारी, या फिर अगर हम बात करें जो सीरीज़ हमने हाईकोर्ट के रिगार्डिंग शुरू की है, उसमें हम पहले जो है वो अर्ली मुगल्स में 1526 से लेकर जो है वो आपका जो है वो 1707 तक कवर कर चुके हैं। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो आज हम कवर करेंगे वो 1707 से लेकर 1857, यानी कि औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड तक जो है हम पूरा जो है वो इन डिटेल आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा कोर टारगेट रहने वाला है वो यही रहेगा कि किस तरह से जो है वो हमें जो है वो फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एक पूरा माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे। और हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक दो क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करेगी। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और बेसिक की जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आता है की टॉपिक्स कि हमें पढ़ना क्या है। पहले हमें ना ये पता होना चाहिए क्लियरली कि जो पूरी वीडियो रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे क्या। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये 1707 की जो फेज़ है ना, इसको डिक्लाइन ऑफ मुगल अम्पायर कहा जाता है। कि एक बड़ा मुगल अम्पायर जिसने पूरे देश पर रूल किया, उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो उसके कारण क्या थे? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनको हम पूरा कवर करेंगे। फिर इसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रीज़न क्या होंगे, पॉलिटिकल रीज़न लाइक जैसे कि राइज ऑफ यूरोपियंस, इकोनॉमिक लेवल पर कि इकॉनमी पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइक डक्कन पॉलिसी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो अगर हम बात करें नोबल्स स्ट्रगल करे थे, नोबल ही जो है वो एम्परर को मानना शुरू कर दिया था। तो यही कुछ कारण रहते हैं। मिलिट्री लेवल पर अगर हम बात करें तो देखो, मुगल्स के पास नो डाउट बहुत बड़ी आर्मी थी, बट लेकिन बड़ी आर्मी का खर्चा भी बढ़ा। और जब अंपायर एम्परर स्ट्रांग नहीं है, रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो ये बड़ी आर्मी का खर्चा है फिर ये महंगा पड़ गया। और फिर क्या होता है, आर्मी ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और ये भी कहा जाता है, काफ़ी हिस्टोरियंस लाइक इरफान हबीब वो ये कहते हैं कि जो मुग़ल सल्तनत, मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एक तरह से जो है वो मिलिट्री बेस्ड थी, फौजदारी थी। कि जब तक जो है वो आपका मुग़ल एम्परर जो है वो एक उसको सपोर्ट मिलेगी एक वफ़ादार जो है वो सिपाही या वफ़ादार सोल्जर से, या फिर अगर हम बात करें जनरल से, तब तक वो ठीक है। लेकिन अगर सोल्जर ने गड़बड़, अगर जो जनरल है उसने गड़बड़ कर दी तो फिर एम्परर गया। तो ऐसा जो है वो लेटर फेज़ में देखा गया है। तो फिर लेटर फेज़ में ये कहा जाता है कि जो वीक रूलर है, ठीक है, वो यहाँ पे कामयाब होगा, यानी कि वो रूल करेगा। और यहाँ पर शुरू होता है नॉबल्स जो थे वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यानी कि जब नॉबल स्ट्रांग होते हैं तो वो अपनी मनमर्जी करनी शुरू करते हैं, और वो क्या करते हैं, कमज़ोर से पर्सन को जो है वो एम्परर बना देते हैं, तभी तो वो अपनी मनमर्जी कर पाएंगे। तो ये इस पॉइंट से लिंक करता है। देन उसके बाद देखो, यहाँ पे जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा रीजनल स्टेट्स का। और रीजनल स्टेट्स में हम बात करें तो हम पढ़ेंगे ऑटोनोमस स्टेट्स, जो कि एक तरह से अपने आप राइज करना शुरू करें, और इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि आपका मुगल एम्पायर से जो है वो छूट कर बनी, लाइक जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, ठीक है, ये सभी जो है वो कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट हुई मुगल एम्पायर से। ऑटोनोमस जो खुद राइज करी, जैसे पंजाब हो गया, जाट हो गए, मराठास हो गए। तो ये सभी को हम इस तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे। और पूरा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कौन सा एम्परर था, कौन सा रूलर था, कौन सा मेन पर्सन है यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसका राइज ऑफ यूरोपियंस, जैसे कि हमें पता है कि 1498 में यूरोपियंस भारत आते हैं। तो 1498 में उसके बाद यूरोप जो पुर्तगालीज भारत आते हैं, फिर धीरे धीरे करके डच आते हैं, डेन्स आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि इस तरह से यूरोपियंस जो है वो इकॉनमी पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और ये इकॉनमी पे कंट्रोल देखते हैं हम, तो इसका हमें एज एन एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर था उनका डिक्लाइन, क्योंकि इकॉनमी किसके हाथ में जा रही थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रही थी। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स की हम बात करें तो देखो, हम ना ब्रिटिशर्स को कभी फॉरेन इन्वेजन्स के फॉर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडर्स के फॉर्म में जो है वो भारत आए थे। लेकिन जो हमारा वेस्ट साइड है, ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह से, अगर हम भारत के मैप को बनाए ऑलमोस्ट सिर्फ वेस्ट को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो जो ये वाला जो रीजन है उस टाइम पे इंडस रिवर यहाँ वाला, यहाँ से जो है वो वेस्ट से अटैक होते थे भारत के ऊपर। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन देखा गया 1739 में, जिसकी वजह से भी जो है वो ये माना गया कि मुगल एम्पायर, यानी कि जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है उसका जो है वो एक कारण वो भी था। देन उसके बाद रिफॉर्म्स हम देखेंगे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव में रिफॉर्म जिसमें ब्रिटिशर्स ने किए, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह हो गए। सोशल रिफॉर्म्स जो कि इंडियंस ने किए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सती अबॉलिशमेंट में रोल। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखेंगे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ उसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ा, यह मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लिंक कर सकते हैं इसको कौन कौन से इवेंट यहाँ पर हुए, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट आए,
ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही तो भारत में आए, अदरवाइज तो फैक्ट्रीज होती ही नहीं, तो फैक्ट्रीज एक्ट क्यों आते। तो इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बैटल्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक मुगल एम्परर को पेंशनर बना दिया, या फिर बैटल की अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, तो ये सभी हम जो साथ के साथ में कवर करते चलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ये पूरी की पूरी क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद देखो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुगल रूल के साथ। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज़ हमने कवर कर दिया है, सेकंड फेज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो 1707 में ना एक तरह से इसको ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। होता क्या है यहाँ पे डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब चले गए, यानी कि एक स्ट्रांग एम्परर जिसने पूरे भारत पे कंट्रोल किया था। हालांकि उसने बहुत सारे रिबेलियन फेस किए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको परेशान किया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल बना के रखा। फिर भी उसने जो है वो एक जो है वो पूरे भारत पे जो है वो एम्पर एज एन एम्परर जो है वो काम किया। अभी क्या होता है इसके बाद देखो यहाँ पे कि फिर जब वो तो मर गया, उसके बाद वो एक ऐसी सत्ता को छोड़कर चल गया जिसमें इकोनॉमी में भी क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटी में भी क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग था लेकिन उस टाइम पे नॉबल्स भी स्ट्रांग थे। तो वो नॉबल्स उसकी बात मान लेते थे, क्योंकि एम्परर का पता नहीं होता था कि औरंगजेब कब क्या ऑर्डर दे दे। लेकिन उसके बाद एम्परर कमज़ोर हो गए लेकिन नॉबल्स स्ट्रांग थे। तो नॉबल्स क्या करते थे, अपनी उंगलियों पर नचाते थे एम्परर्स को। तो इसमें एक शिफ्ट देखी जाती है, सबसे पहला पावर शिफ्ट। और पावर शिफ्ट कैसी कहते हैं कि सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ। अब ये कैसे, इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो डिसेंट्रलाइजेशन। जब एम्परर स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो जितने भी प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस 1, प्रोविंसेस 2, प्रोविंसेस 3, ठीक है, इनके जो गवर्नर होंगे वो आपका जो एम्परर होगा उसको अकाउंटेबल होंगे। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन की। पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, सारे डिसीजन एम्परर ले रहा है। लेकिन जब एम्परर क्या है, कमजोर है, एम्परर क्या है, वीक, तो उस केस में ये जो प्रोविंस 1, प्रोविंस 2, प्रोविंस 3 है, यहाँ से क्या हो गया, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगी। फिर एम्परर का कोई कंट्रोल नहीं रहा, फिर सारी की सारी पावर किसके पास होगी, प्रोविंसेस के पास। तो इसको कहते हैं पावर शिफ्ट। जब ये कहा जाता है कि जो 18th सेंचुरी है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस स्पेशली, उन्होंने कहा कि जो 18th सेंचुरी है वो डार्क एज है भारत की। तो वो डार्क एज का कारण ये भी रहता है कि कोई एक जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं थी। देन उसके बाद वीक रूलर्स और स्ट्रांग नॉबल्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसका इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन देखी गई कैसे, देखो सेंटर के पास पैसा नहीं आ रहा लेकिन बंगाल रिच हो रहा, सेंटर के पास पैसा नहीं आ रहा लेकिन हैदराबाद तो अपनी स्टेट काम कर रही है अच्छे से, सेंटर के पास पैसा नहीं आ रहा लेकिन कर्नाटक मैसूर तो बड़े रिच हो रहे हैं, वो तो राइज कर रहे हैं। मराठास तभी राइज किए ना जब उनके पास पैसा था, बिना पैसे तो लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती थी। लेकिन सेंटर के पास कोई पैसा नहीं बचा लड़ने के लिए, और जो पैसा था वो नादिर शाह लूट के लेकर चला गया। तो ये भी एक कारण रहता है। देन मिलिट्री क्राइसिस। मिलिट्री क्राइसिस मतलब सिंपल सेंस में समझे अगर, बहुत बड़ी आर्मी थी मुगल्स के पास, इतनी बड़ी आर्मी थी कि बाद में सैलरी देने के लिए जो है वो जो रॉयल जो खजाना होता था उसमें से पैसे देने पड़ते थे। अब वो रॉयल खजाना भी कब तक टिकता, बेचारा खाली हो गया। फिर ऊपर से मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ था, रेवेन्यू तो प्रोविंसेस से आना था, बंगाल से आना था। बंगाल के नवाब ने मना कर दिया कि मैं तो इंडिपेंडेंट स्टेट हूँ, मैं तो पे नहीं करूँगा। तो सेंटर के पास पैसा आना बंद हो गया। तो जब पैसा आना बंद हुआ तो डेफिनेटली उसको आर्मी भी तो मेंटेन करके रखनी थी। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, आर्मी रिवोल्ट, और उसको मिलिट्री क्राइसिस भी कहा जाता है। सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस क्या है, देखो अब सेंटर के पास रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू नहीं आ रहा तो वो क्या करेंगे, वो रिलीजियस टैक्स लगाएंगे। तो उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जजिया हो गया, पिलग्रिम टैक्स हो गया, अदर टैक्सेस हो गए। तो ये टैक्सेस लगाने शुरू किए। इवन लाइक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनली सोशल क्राइसिस, वो भी रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट। तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा जो है वो सिनेरियो चलता है। अभी ये रीज़न थे, ठीक है, और रीज़न के बीच में मतलब जो इंपॉर्टेंट, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी कि ठीक है यार थोड़ा मेरे पास चांस है, मैं थोड़ा मेंटेन कर लेता हूँ और शायद ये जो डिके चल रहा है मुगल एम्पायर का, इसको बचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, 1707 से लेकर 1712 तक मुगल एम्परर बनते हैं बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन, इनको शाह आलम वन भी कहा जाता है, और इनका जो दूसरा नाम था वो था मुज़य्यम। अब ये जब यहाँ पर एम्परर बनते हैं तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि ये 63 साल के थे। एक बैटल हुई है, बैटल ऑफ जिजऊ, जिसमें बहादुर शाह ने अपने ही भाई, ठीक है, मोहम्मद आजम शाह को मार के एम्परर बन गए। 63 साल मतलब जितने इनके भाई थे उनको सबको मार दिया। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि भाई भाई का नहीं है। अभी औरंगजेब ने भी यही एग्जाम्पल सेट किया था, क्योंकि उसने भी अपने सभी भाइयों को मार दिया था। तो जितने भी औरंगजेब के बेटे थे, और उसमें अगर हम बात करें बहादुर शाह वन, तो इन्होंने भी जो है वो अपने सभी भाइयों को मार के एम्परर बन गए। अब इन्होंने कोशिश तो की थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की, बचाने की मुगल एम्पायर को, कि जो है वो डिक्लाइन ना हो, बट लेकिन हुआ क्या, इनको ना एक काफ़ी खान, एक हिस्टोरियन है, मुगल हिस्टोरियन, उन्होंने इसको शाह बेखबर का टाइटल दिया है। इनको ये पता था, ठीक है, अगर हम नॉर्मली इनके बारे में बात करें तो इन्हें ये मतलब नॉर्मल बिल्कुल काफ़ी खान ने इनको शाह बेखबर का जो है वो टाइटल दिया। पहला पॉइंट, इनको ये पता था
कि ये जो नवाब से है, ये नवाब है, या फिर अगर हम बात करें ये जो नॉबल्स है, जैसे बंगाल नवाब हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सभी रीजन, ये बहुत स्ट्रांग है और ये मेरी नहीं सुनने वाले। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ को फॉलो किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको नवाब, आपको बंगाल पे रूल करना है, करो, आप बंगाल में रहना चाहते हो रहो, बस एनुअली पैसा भेज देना। उस टाइम में मुर्शिद कुली खान ने कहा चलो ठीक है सर, पे कर देंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा वफादार था। तो होता क्या है यहाँ पे कि इसका एक वजीर था, ठीक है, जिसका नाम था जुल्फ़िकर खान। सारी एडमिनिस्ट्रेशन ना ये देखनी शुरू करता है, लेकिन इस टाइम पे बहादुर शाह भी थोड़ा बहुत समझदार रखता था। तो वो क्या करता है, जुल्फ़िकर खान पे थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखता है और उसको वजीर बनाता है अपना। सिर्फ वो वजीर की तरह काम करता है, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स जुल्फ़िकर खान कोशिश करता है, बट उतना कामयाब नहीं हो पाता। देन उसके बाद क्या करते हैं बहादुर शाह वन, ये टॉलरेंट पॉलिसी लेकर आते हैं नॉन मुस्लिम्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, टॉलरेंट थी लेकिन हाफ हर्टेड थी। हाफ हर्टेड का सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है कि शाहू जी, जिसको औरंगज़ेब ने अपनी कैद में करके रखा था, ठीक है, सांबाजी को मारकर, लेकिन उसको रिलीज़ तो किया बट नॉट एक्सेप्टेड एज मराठा सरदार। मतलब उनको एक तरह से सरदेशमुखी दे दी बट फेल टू ग्रांट चौथ। तो मतलब राइट नहीं दिए कि आप मराठा सरदार बन सकते हो, जिसकी वजह से मराठा के बीच में जो है वो छत्रपति जो पोजीशन थी उसके लिए कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हाफ हर्टेड में दूसरा पॉइंट आता है कि जजिया अबॉलिश नहीं किया, लेकिन कुछ कंसेशन दे दिए, क्योंकि इनकी मजबूरी थी, रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए था। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, जजिया को अबॉलिश नहीं किया और क्या किया साथ में, बट लेकिन कुछ कंसेशंस दे दिए कि आप ठीक है, आप नहीं है इस बार तो अगली बार पे कर देना, ऐसा सब बोल के। फिर उसके बाद मेवाड़ और मरवाड़, ये दो रीजन थे, यहाँ के ऑलमोस्ट जो राजपूत रूलर्स थे वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गए थे इस टाइम पे। तो ये बिल्कुल फैक्ट देखा जाता है। देन उसके बाद एक और पॉइंट आता है, देखो औरंगज़ेब के क्लैशेस थे नो डाउट गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, डिस्प्यूट था, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन औरंगज़ेब और गुरु गोविंद सिंह जी की, औरंगज़ेब की डेथ के बाद बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी से जो है वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, दोस्ती करने की कोशिश की और उनको हायर मनसबदारी दी। फिर उन्होंने जो है वो दिल्ली दरबार में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन बीच में ही गुरु गोविंद सिंह जी की जो है वो डेथ हो जाती है 1708 में। उसके बाद, ठीक है, 1708 में उसके बाद पंजाब में राइज करता है बंदा सिंह बहादुर। जो बंदा सिंह बहादुर पंजाब में राइज करता है, फिर इसने मुगल्स के अगेंस्ट जो है वो वॉर शुरू कर दी है। तो इन्होंने पंजाब को जीतना शुरू कर देता। अब इससे परेशान थे एम्परर भी, ठीक है, बहादुर शाह भी इससे परेशान थे, और जो लोकल रूलर थे जाट, स्पेशली चूरामन, ये भी इससे परेशान थे। तो चूरामन ने क्या किया यहाँ पे, चूरामन ने अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर, बहादुर शाह को, अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर, बहादुर शाह वन को सपोर्ट किया। बट लेकिन बंदा सिंह बहादुर को यहाँ पे पकड़ नहीं पाए। अभी ये रहता है बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट रिगार्डिंग द बहादुर शाह वन। तो एक जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनका जो दूसरा नाम था वो मुज़य्यम था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। शाह आलम वन भी इनको कहते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी इवेंट रहते हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार खान का नाम याद रखना जरूरी है। देन उसके बाद देखो आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह 1712 से लेकर 1713, यानी कि एक साल तक जो है उन्होंने जो है वो रूल किया एज एन एम्परर। अभी इनका था वजीर जुल्फ़िकार खान। अब जब ये बहादुर शाह वन मर गए, तो उसके बाद जुल्फ़िकार खान जहांदर शाह को लेकर आते हैं कि आप जो हो वो एम्परर बनो और मेरे पास वजीर, मुझे वजीर बना दो। अब इस टाइम पहले बहादुर शाह ने पूरा राइट नहीं दिया था वजीर एज ए वजीर जुल्फ़िकार खान को, लेकिन अभी जुल्फ़िकार खान को पूरा राइट मिल गया। तो जुल्फ़िकार खान ने क्या किया, सबसे पहले अबॉलिश किया जजिया। जितनी भी औरंगज़ेब की पॉलिसीज थी ना, ऑलमोस्ट सबको रिवाइज कर दिया, सबको हटाना शुरू कर दिया। चौथ और सरदेशमुखी दे दी शाहू जी को, मतलब एक्सेप्टेड शाहू जी एज मराठा सरदार। देन उसका इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम शुरू किया था। इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम क्या था, इसका मतलब कि पहले एक ज़मीन का टुकड़ा किसान को दो लीज पे, उससे पैसा लो, फिर उसके बाद जो वो कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लो। ये हो गया आपका इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं थी, और ये तोदरमल से इसको कंपेयर किया जाता है, बट लेकिन तोदरमल का जो रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के टाइम पे वो टोटली डिफरेंट था। वहाँ पे पूरा बंदोबस्त सिस्टम चलता था। देन उसके बाद राजपूत में अगर हम बात करें तो जुल्फ़िकार खान ने क्या किया कि जो मिर्ज़ा राज सवाई जो टाइटल, ये मतलब जो जयसिंह था अंबर का, उसको ये टाइटल दिया मिर्ज़ा राज सवाई का, यानी कि सवाई जय सिंह, ठीक है। और जो आपका ये सवाई जय सिंह है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर भी कहा जाता है इनको 18th सेंचुरी का। देन उसके बाद महाराजा का टाइटल दिया था अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या दिया, महाराजा का टाइटल। इससे क्या हो गया कि दैट मीन्स राजपूत के साथ क्या कर ली, दोस्ती करने की कोशिश की कि राजपूत जो है वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये क्लियर होता है हमें कि जुल्फ़िकार खान को जो है वो जहांदर शाह ने जुल्फ़िकार खान को जो है वो वजीर बनाया। लेकिन पहले जहांदर शाह जो है
वो एम्परर भी इसकी वजह से बना। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो नोबल है वो क्या बन गया, किंग मेकर बन गया। अब उसका काम क्या हो गया, एम्परर बनाना शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया कि एम्परर जो है वो पपेट की तरह काम करने शुरू कर दिया। तो इन्होंने फाइनली ये कहा कि जहांगीर शाह जुल्फ़िकार खान ने जहांगीर शाह को ये कहा कि भाई आप तो फ़ैन हो, एक लाल कन्वर करके डांसर थी उसके, तो आप चुपचाप डांस देखो दरबार में बैठ के, बाकी सारा काम मैं खुद संभालता हूँ। बट लेकिन ये डांस देख रहे थे चुपचाप और इन्हें मार दिया फारूक सियार ने। और फारूक सियार उतने कैपेबल नहीं थे, तो उनकी भी किसी ने हेल्प की होगी। तो यहाँ पे जो पर्सन आते हैं जिनने हेल्प करी थी वो थे सैयद ब्रदर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स बोलते हैं कि देखो हमने आपको बनाया है, तो अब आप चुपचाप बस एम्परर रहो, बाकी कुछ आपको करना नहीं है, बाकी सारे काम हम खुद देखेंगे। आपको अगर डांस देखना है आप डांस देखो, आपको ड्रिंक करनी है आप ड्रिंक करो, आपको जो करना है आप करो, बट लेकिन आप इंटरफेयर नहीं करोगे हमारे मैटर में, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। तो मतलब क्या होगा, सैयद ब्रदर्स बिकम किंग मेकर। सैयद अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। सैयद अब्दुल्ला खान वजीर थे और हुसैन अली खान मीर बख्शी, काइंड ऑफ अकाउंटेंट या फिर आर्मी हेड भी कहा जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, इनको पता था कि बंदा सिंह बहादुर बहुत परेशान कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, बंदा सिंह बहादुर को मार देते हैं, किल्ड बंदा सिंह बहादुर, पहले पकड़ते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। देन उसके बाद जो सैयद ब्रदर्स थे ये सेकुलर पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं। सैयद ब्रदर्स जो है वो हिंदुस्तानी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। 4 नोबल फैमिलीज थी, ईरानी, तुर्रानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी। ये 4 नोबल फैमिलीज थी, इनके आपस में बनती नहीं थी। तो ये नॉबल्स थे। अगर मान लीजिए नवाब को, एम्परर को जो है वो ईरानी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बाकी सभी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कहानी यहाँ पर चलती थी, मतलब नॉबल्स में भी आपस में लड़ाई होती थी कि किसका जो है वो पर्सन जो है वो एम्परर बनेगा। फाइनली क्या होता है कि ये सेकुलर पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं सैयद ब्रदर्स, अबॉलिश करते हैं जजिया और पिलग्रिम टैक्स, कंप्लीटली अबॉलिश करते हैं जजिया और पिलग्रिम टैक्स। मतलब क्या हो गया, सेकुलरिज्म, कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। उसके बाद ये क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं राजपूत के साथ और मराठास के साथ। मराठास के साथ जो फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल रहता है वो ये कि फारूक सियार को जब मारना था ना, तो सैयद ब्रदर्स ने हेल्प ली मराठास की, और इन रिटर्न मराठा को क्या दिया, चौथ और सरदेशमुखी। उसके बाद फारूक सियार को मार देते हैं, लेकिन फारूक सियार को जो मारने का कारण रहता है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब सैयद ब्रदर्स ने पहले ही कहा था फारूक सियार को कि सर सुन लो मेरी बात आप ध्यान से, आपने क्या करना, आपने बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है, आपने बिल्कुल मुझे रोकना नहीं है, मैं जो करूँगा, और अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना। सैयद ब्रदर्स ने बोल रखा था। लेकिन फारूक सियार क्या करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनको एक इंग्लिश डॉक्टर ठीक करता है। तो खुश होकर फारूक सियार क्या बोलते हैं, गलती से उनसे बोल जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट दे दिए बंगाल से, जितनी ट्रेड करनी है दस्तक एवरीथिंग आप करो, आपके ऊपर कोई जो है वो यहाँ पर आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अब इससे किसका नुकसान हो गया, बंगाल का नुकसान हो गया। अब बंगाल का एक पर्सन था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, ये परेशान हो गया। इसने सैयद ब्रदर्स को बोला कि सर ये तो गलत हो गया भाई, एम्परर को समझाओ गलत कर रहा है वो, ऐसे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, मेरे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, मैं आपको क्या भेजूंगा। सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मराठास की हेल्प से क्या करते हैं, मार देते हैं इसको, फारूक सर को। मीनवाइल 1717 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 1717 में जो मुर्शिद कुली खान थे इन्होंने बंगाल को बना दिया था, मतलब ये बंगाल के नवाब बन गए थे। ऐसा नहीं है, पहले से काम करते थे, औरंगज़ेब के टाइम पे भी बंगाल में थे, बहादुर शाह 1 के टाइम पे भी बंगाल में थे, जहांगीर शाह के टाइम पे बंगाल में थे, लेकिन फारूक सर के टाइम पे ये परमानेंट बंगाल ही इनका हो गया। देन उसके बाद 2 एम्परर आते हैं छोटे छोटे बीच में, जिनको ये कहा गया कि टीबी की वजह से उनकी डेथ हुई, बट लेकिन फारूक से जो आपके सैयद ब्रदर्स थे वो दोनों उनको मार देते हैं। राफ़ी दारा जट और राफ़ी दौला, ये 2 इंपॉर्टेंट जो है वो बीच में जो है वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, एम्परर बनते हैं, लेकिन 1719 में ही इनको मार दिया जाता है। कहा तो ये गया कि टीबी की वजह से मरे, बट लेकिन सैयद ब्रदर्स ने इनको मारा था। फाइनली उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो बनते हैं वो बनते हैं 1719 से लेकर 1748 तक। मतलब भाई ये बंदा कुछ टाइम जी गया, और ये इसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो रिस्टोर करता, बट ये पर्सन खुद को समझता था डांसर, और कहता था कि मैं तो कथक एक्सपर्ट हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एम्पर तो बना दिया, क्योंकि काम तो सारा का सारा कौन कर रहा है, सैयद ब्रदर्स। बट लेकिन इसको एक समझ थी, इसको एक बात पता थी कि अगर मैंने ये सैयद ब्रदर्स को छोड़ दिया तो ये मुझे भी मार सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प लेते हैं निज़ाम उल मुल्क की, ये वही निज़ाम है हैदराबाद वाले, इनकी हेल्प लेते हैं और सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं।
निज़ामुल मुल्क को ये लगता है कि मुझे अपर हैंड मिलेगा, मैंने तो एम्परर की हेल्प की है, मैं तो वज़ीर बन जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को ये भी पता था कि अगर मैंने निज़ाम को अपने पास रखा तो हो सकता है कि बाकी कोई मुझे मार दे या निज़ाम ही मुझे खुद मार दे और एम्परर बन जाए। तो ये क्या करते हैं, निज़ाम को दूर भेज देते हैं और निज़ाम को कहते हैं कि सर आप चल जाओ काबुल। बट लेकिन निज़ाम क्या कहता है, नहीं मुझे तो हैदराबाद जाना है। फिर वो क्या करते हैं, 1724 में जाते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है वो हैदराबाद स्टेट बना देते हैं और इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर करते खुद को शुरू में, कहते हैं कि मैं मुगल एम्पायर का ही पार्ट हूँ। निज़ामुल मुल्क को जो वो चिन क्लिच खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिन क्लिच खान किसका नाम था, निज़ाम उल मुल्क का। देन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे देखो एम्परर कथक एक्सपर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई लेना देना नहीं था। तो फाइनली क्या था यहाँ पे 1737 में सबसे पहले मराठास ने दिल्ली पर रेड किया। मराठास राइज कर रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जब छत्रपति जब आपका शाहू जी महाराज को रिलीज़ करते हैं 1707 में और पेशवाज उनको सपोर्ट करते हैं, तो पेशवा जो है वो ब्रिलियंट लीडरशिप में अगर हम बात करें बालाजी विश्वनाथन, बालाजी बाजीराव, तो इनके अंडर मराठास राइज करना शुरू करते हैं। तो मराठास पहुंच जाते हैं नॉर्थ और वो रेड करते हैं दिल्ली को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को, नहीं, वापस आ जाते हैं लूट मार करके। कहते हैं कि भाई आप एक्सेप्ट करो हमारी सॉवरेनिटी और अभी क्या है आप एम्परर बने रहो, लेकिन हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। एम्परर ने कहा कि ठीक है भाई। 1739 दैट इज़ बैटल ऑफ करनाल, ये गेम चेंजिंग बैटल है। इस बैटल से मैसेज हर पर्सन को मिला। कैसे, अभी यहाँ पर क्या होता है, नादिर शाह का जो है वो अटैक मतलब देखा गया है एक तरह से भारत के ऊपर। नादिर शाह ईरान से, पर्शिया से आया था। कारण क्या था कि जो ये मोहम्मद शाह रंगीला था इतना मस्त था एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको ध्यान नहीं रहा भाई डिप्लोमेटिक जो आपके जो एम्बेसीज होती हैं यानी कि डिप्लोमेट एक्सचेंज करने हैं, इसने मना कर दिया। नादिर शाह को गुस्सा आ गया, एक तो वेल्थ भी अट्रैक्ट करी भारत की, उसको गुस्सा आ गया, पनिशमेंट करने के लिए पहुंच गया दिल्ली पहुंचा जब 1739 में, तो उसने मतलब ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे डिफीट कर दिया एम्परर को। जो शाह रंगीला था वो सरेंडर करता है और नादिर शाह जो है वो खुद राजा बन जाता है दिल्ली का। ऑलमोस्ट 60 डेज़ जो है वो ये कहा जाता है, काफ़ी हिस्टोरियन से कहते हैं कि 60 दिन जो है वो नादिर शाह ने दिल्ली पर रूल किया। लेकिन उसके बाद ये कहा गया यहाँ पे कि नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह की जो है वो मरने की अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से नादिर शाह ने फाइनली क्या किया, जो आर्मी थी, ठीक है, आर्मी थी, उसको ये कहा कि आप क्या करो, अटैक मतलब लूट लो। तो फाइनली दिल्ली को पूरा लूट लिया जाता है। यहाँ पर कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन सभी लेकर चले जाते हैं। कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन सभी जो है वो लेकर चले जाते हैं नादिर शाह। और ऐसा कहा जाता है कि 3 साल तक जो है वो उसने जो है वो टैक्स नहीं लगाया ईरान में। नादिर शाह ने इतना लूट कर जो है वो यहाँ से गया था। और साथ में ये भी कहा कि जो इंडस के परे वाला रीजन है वो सारा का सारा ईरान का पार्ट है, और अगर आपको हेल्प पड़ती है तो निज़ाम जो है वो ईरान हेल्प करेगा, यानी कि नादिर शाह हेल्प करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इन रिटर्न आपको एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी। इवन लाइक पंजाब को भी ये कहा कि आपको, अगर आपको बचना है तो पंजाब के गवर्नर को भी बोला कि आपको भी वैसा पे करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो ये पंजाब वाला जो रीजन था यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम है। अगर मैप में अगर हम इसको समझें, और हमने शायद इसको डिस्कस भी किया था यहाँ पे, अगर हम मैप पे देखें, ये रीजन जो है, अगर हम नादिर शाह वाले रीजन से देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको, ये हो गया इंडस रिवर यहाँ पे, ठीक है, और दिस इज़ द पंजाब। तो पंजाब यहाँ से अब ये क्लियर पता चल गया कि पंजाब में जाओ पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब कोई बड़ा रूलर टिक नहीं सकता। नादिर शाह फ्रिक्वेंटली अटैक करता है, उसका अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किए। तो यहाँ पे कोई बड़ा जो है वो बड़ी जो है वो रियासत नहीं बनी, छोटे छोटे मिसले जो है वो यहाँ पर राइज करना शुरू करती है, जो कि बाद में महाराजा रणजीत सिंह जो है वो यूनाइट करते हैं पूरे पंजाब को। तो ये कहानी भी हम पूरी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब ये लूट कर चला जाता है वापस में, तो इसमें यहाँ पर शहादत खान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शहादत खान कोशिश करते हैं कि यूनाइट जो है वो किया जाए, ठीक है। देन उसके बाद लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1748 में जो है वो डेथ हो जाती है मोहम्मद शाह रंगीला की। अब उनकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट जब उनका डेथ ईयर था ये 1748, तो उन्होंने भी जो है फर्स्ट रेड जो है वो अब्दाली की देख ली थी इस टाइम पे, यानी कि अब्दाली ने पहली बार दिल्ली पे रेड कर दिया था। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 1748 से लेकर 1768 तक जो है वो 10 टाइम्स जो है वो अब्दाली ने रेड किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं दैट इज़ अहमद शाह। अहमद शाह की अगर हम बात करें, सिंपल लर्न करेंगे इसको बिल्कुल, 1748 से लेकर 57 तक। हालांकि ये 54 तक ही जो है उन्होंने रूल किया है। अब कैसे हम इसको लिंक करेंगे, देखो कि ये कहा जाता है कि ये रंगीला के बेटे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक डांसर गर्ल थी,
एक अकेला बेटा था ये, रंगीला का बेटा, और डांसर थी जिसका नाम था खुदसिया बेगम। इनका वजीर था जिसका नाम था इमाद उल मुल्क। इसको इमाद से याद करना। इमाद क्या करता है, इसको 1754 में ब्लाइंड कर देता है और इम्प्रिजन कर देता है, और बताता ही नहीं है किसी को कि एम्परर है कहाँ। एम्परर सोए हुए हैं, मस्त एम्परर बिजी है, ऐसा हमेशा बोलता रहता है। लेकिन बाद में ये तो तब पता चलता है जब प्लासी होती है और इमाद खुद डरता है। इमाद को लगता है कि मराठास अब अटैक कर सकते हैं, तो ऑन दैट टाइम जो है वो ये देखा गया है। अभी यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अहमद शाह अब्दाली की रेड शुरू हो जाती है, जो कि हमने 1748 से देखी। देन उसके बाद कर्नाटिक वॉर, पहला कर्नाटिक वॉर जो है वो इस टाइम पे, इनके टाइम पे हुआ है, ठीक है। 1748 से लेकर ऑलमोस्ट, क्योंकि 1748 में अगर हम बात करें तो निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है। उसके बाद कर्नाटक का युद्ध हुआ पहला, और ये पहला जो कर्नाटक का युद्ध था 54 तक चला। ये किसके बीच में हुआ है? इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। कारण क्या था? एक तो ब्रिटेन में सुप्रीम कौन रहेगा, यानी कि जो यूरोप है वहाँ पर सुप्रीम कौन होगा, और भारत में कौन सुप्रीम रहेगा। तो हैदराबाद और कर्नाटक की छोटी सी कहानी रहेगी, इसको हम पूरा डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मराठास जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, और वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब ये इमाद का डर था ना यहाँ पे कि इमाद जो है वो अटैक कर सकता है, मार सकता है, तो मराठास ने जो है वो एम्परर को कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर अब्दाली अटैक भी करता है तो भी हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स मराठास जो है वो पूरे अंपायर पर जो है वो रूल करने की क्षमता रखते थे, बट लेकिन उन्हें एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन कम किया। नेक्स्ट उसके बाद जो एम्परर बनते हैं दैट इज आलमगीर सेकंड। आलमगीर वन जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है। 1754 से लेकर 1759 इनके टाइम पे, ठीक है, ये याद रखना कि सन थे जहांगीर शाह के बेटे थे। इमाद ही इनको मार देते हैं। देखो इमाद ने पहले वाले, अगर हम यहाँ पर बात करें अहमद शाह की, तो अहमद शाह को इमाद ने अंधा कर दिया था। देन उसके बाद जो आपके आलमगीर सेकंड थे, इनको तो मार ही दिया था। तो इमाद का इतना खतरा था उस टाइम पे, और ये भी हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इमाद का खतरा, क्योंकि ये लिंक करता है किसी तरह से। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, एक तो कर्नाटक युद्ध सेकेंड, उसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है, इंग्लिश का पहला अटैम्प्ट अगेंस्ट एनी नवाब ऑफ द इंडिया या एनी नवाब ऑफ द बंगाल। मतलब पहला अटैम्प्ट था एक तरह से ये कि नवाब के साथ पंगा लिया, मतलब एक हिंदू या सॉरी अगर मतलब हिंद मतलब इंडिया के रूलर के साथ जो है वो पंगा लिया। इंडिया मतलब एक बंगाल के रूलर के साथ पंगा लिया। इंडिया से इनडायरेक्टली हो गया, मतलब इंडिया का कोई भी पार्ट जिसका कोई रूलर, उसके साथ पहली बार पंगा लिया। तो इसमें जो है वो सिराजुद्दौला आता है, बंगाल वाले चैप्टर में आपको ये पूरा बताऊंगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है शाह आलम थर्ड। शाह आलम थर्ड सेकंड अगर हम बात करें तो वो बहादुर शाह वन को कहा जाता है। 1759 से लेकर 1806, मतलब लंबा टाइम, आराम से इसके बाद बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन इसके बाद कुछ करने के लिए था ही नहीं, या तो मराठा देख रहे हैं या फिर इंग्लिश देख रहे हैं, इसको कुछ करना नहीं है। और फाइनली जब इंग्लिश ने देखना शुरू करते हैं तो इंग्लिश इसको 1803 में पेंशनर बना देते हैं कि भाई अब आप एज अ पेंशनर रहो। अब होता क्या है कि ये बचा कैसे इतने टाइम तक? आधा टाइम तो ये अपने दिल्ली में रहा ही नहीं, आधा टाइम तो ये शुजाउद्दौला के साथ रहा अवध में। कारण क्या था? वो इमाद का डर था, भाई इमाद कहीं मार ना दे। फिर उसके बाद माधवराव थे, ठीक है, माधवराव होलकर। माधवराव ने कहा कि सर आप टेंशन मत लो, पेशवा थे माधवराव, उन्होंने कहा कि सर आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचाऊंगा, और उसको दिल्ली लेकर आके सीट पे बिठा दिया। लेकिन 1772 में माधवराव भी निकल लिए, माधवराव की भी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद मराठास अपने आप जो है वो वॉर में फंस जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा। तो फाइनली क्या होता है कि उनका अपना कन्फ्लिक्ट और एम्परर जो है वो एक तरह से असहाय हो गया। मीनवाइल ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ देख रही थी। उनको एक मैसेज तो मिल गया था 1739 के बैटल से कि एम्परर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, भाई दिल्ली के पास पैसा नहीं है। क्योंकि देखो एम्परर स्ट्रांग होना हो, पैसा होना जरूरी है। तो उनको ये पता था कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है, दिल्ली पे अटैक करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा किसके पास है? बंगाल के पास। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल जीत लिया। पैसा है मराठास के पास, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, ब्रिलियंट लीडरशिप है मैसूर के पास। हरा दो भाई, बाहर करो, कहीं ऐसा ना हो वही दोबारा से दक्कन पे रूल करना शुरू कर दे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस को एलिमिनेट करना शुरू किया। फाइनली फिर 1803 में पेंशनर बना दिया मुगल एम्परर को। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, देखो थर्ड कर्नाटिक वॉर फाइनल कंप्लीट। फ्रांस जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी की तरह भारत में रहेंगे, और यहाँ पर ट्रीटी जो है वो होती है पेरिस की। जो पेरिस की ट्रीटी होती है 1763 में, इसके तहत ये कहा जाता है कि अभी क्या है, जो एम्परर है मतलब जो सिंपल की जो अभी फ्रांस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग कंपनी की तरह रहेंगे। देन उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा 1759,
डच भी बाहर चले गए, डच को भी डिफीट कर दिया और अभी क्या है, इंग्लिश सुप्रीम रहेंगे डच से। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो पहली जो बैटल हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1526, दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी जो बैटल हुई वही 1761 में, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। अब मराठास की बात करें यहाँ पे, तो मराठा साउथ से पहुँच गए दिल्ली, पानीपत पहुँच गए लड़ने के लिए। सदाशिव भाव राव ने जो वो लीड किया था, इसके ऊपर पानीपत की मूवी भी बन रही है, और अगर आपको नाम लर्न करनी है तो मूवी देख सकते हैं, ईजिली जो वो याद हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पेशवा थे उनकी भी डेथ हो जाती है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा, अगर हम यहाँ पे 1556 की बात करें तो ये राजा हेमचंद्र वर्सेस अकबर है, और बैरम खान ने इसको लीड किया था और हेमचंद्र को डिफीट किया था। हेमचंद्र जिसने विक्रमादित्य का टाइटल खुद को दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वो कोई बैटल नहीं हारा था, सिर्फ यही एक बैटल हारा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, और इस बैटल की अगर हम बात करें तो बाबर की विक्ट्री होती है, और यहाँ से जो मुगल वंश भी शुरू होता है भारत में। पानीपत क्यों, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वाई पानीपत, मतलब पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हो रखी हैं इंपॉर्टेंट। इवन ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का जो रीजन है यहाँ पर महाभारत भी हुआ है। ऐसा क्यों जो है वो मेनली जो 3 बैटल्स यहाँ पर क्यों हुई, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है मेंस का, तो आप इसको लिख भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। यहाँ पे 3 पर्सनैलिटीज़ थे, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है, मीर कासिम और शाह आलम थर्ड। ये तीनों मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई अटैक करते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट कंपनी, सोचते हैं कि बंगाल से कंपनी को बाहर निकाल देंगे। लेकिन हेक्टर मुनरो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो तीनों करके जो है वो एक एक करके तीनों को डिफीट करते हैं। फाइनली यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसको साइन करवाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिससे जो है वो डुअल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो शुरू होती है बंगाल में, दीवानी और निज़ामत की फॉर्म में, जिसको एंड करते हैं 1772 में वॉरेन हेस्टिंग। देन उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 69 के बीच में हुई, जिसका जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसकी कहानी बहुत सिंपल है कि मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। देखो क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में 3 पावर्स थी, एक थे निज़ाम, दूसरे थे मराठा और तीसरे थे मैसूर, और एक और थे दैट इज़ इंग्लिश, EIC, जो कहाँ पर थे, मद्रास में। मद्रास में आपका जो आरकोट वाला कर्नाटक वाला रीजन, ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो है वो आपका वहाँ का रूलर था। अब हुआ क्या कहानी ये पे कि मैसूर, यानी कि मैसूर ने क्या किया, इन दोनों के साथ सीक्रेट अलायंस करी। यानी कि हैदर अली ने कहा कि यार तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हारी टेरिटरी पे अटैक करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, तुम न्यूट्रल हो जाओ, तुमने इंग्लिश को सपोर्ट नहीं करना। और ये क्या करते हैं, प्लान करते हैं तीनों अटैक करने का त्रावणकोर यानी कि कर्नाटक के ऊपर। कर्नाटक इन तीनों का कॉमन दुश्मन था। अब इन्होंने प्लान किया अटैक करने का, और कर्नाटक में कौन थे, इंग्लिश को सपोर्ट करना था उसको। लेकिन मीनवाइल क्या करते हैं ये हैदर अली, इनको पता था कि असली जो प्रॉब्लम है कर्नाटक नहीं है, असली प्रॉब्लम इंग्लिश है जो मद्रास में है। ये टर्न कर जाते हैं मद्रास की तरफ और मद्रास को सीज कर लेते हैं। और मद्रास फिर यहाँ पे फाइनली क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769। और एक तरह से कहा जाता है कि हैदर अली की विक्ट्री इस ट्रीटी में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। और ये सब ब्रिटेन देख रहा था कि यार ये कंपनी कर क्या रही है, भाई हार कैसे गई है। तो ये चलता है यहाँ पे पूरा। देन उसके बाद आता है अकबर सेकंड। 1806 से लेकर 1837 तक। इनके टाइम पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला तो याद रखना कि पेंशनर थे ये सिर्फ। पहले तो वो पर्सन थे ना शाह आलम थर्ड, जिसको पेंशन दे रखी थी, ठीक है। और ये जो शाह आलम थर्ड है ना, ये पूनम दलाल दहिया में मेंशन्ड है, तो आप चेक भी कर सकते हैं वहाँ पे। देन उसके बाद 1803 में पेंशनर उनको बना दिया था। इनको तो पेंशन भी कम कर दी थी, अकबर सेकंड इनकी पेंशन भी कम कर दी थी। फिर राजा राम मोहन रॉय ना लंदन जा रहे थे, तो उनको राजा का टाइटल दिया अकबर सेकंड ने पहले। फिर कहा कि सर अब जा रहे हो आप तो ऐसा करो, क्वीन को बोलना थोड़ी सी पेंशन बढ़ा दे, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि 1609 में वो कंपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो परमिशन मांग रही थी कि सर थोड़ी सी ज़मीन दे दो, फैक्ट्री लगानी है, आज यहाँ पर 1803 में वो कंपनी मुगल एम्परर को पेंशन दे रही है। देन उसके बाद ये पोइट थे अकबर सेकंड, और इनकी एक फेमस पोएम भी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है, जिसको कहा जाता है या फेस्टिवल की फॉर्म में भी इसको देखा जाता है, फूल वालों के सैर। फूल वालों के सैर जो है वो एक फेस्टिवल जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करता है, अकबर सेकंड ने शुरू किया था। इसके टाइम पे अकबर सेकंड के टाइम पे पंजाब का राइज होता है। हमने डिस्कस किया था ना कि अब्दाली की फ्रिक्वेंट रेट हो रही थी, अब्दाली अटैक कर रहा था, पॉलिटिकल वैक्यूम बन रहा था। जब अब्दाली मर जाता है तो उसके बाद जो ये पंजाब वाला रीजन था जहाँ पे 12 मिसलें थी, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यूनाइट करते हैं। फिर इसमें से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। जो सुकर चकिया मिसल थी इसमें से थे महान सिंह के बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह लाहौर
1799 और अमृतसर 1802, इन दोनों को यूनाइट करके पंजाब बना देते हैं और फिर एक्सपैंड करते हैं। फिर पंजाब का एक्सपेंशन इतना देखा गया है कि अफगानिस्तान भी परेशान था और ब्रिटिशर्स तो चुपचाप 1809 में ट्रीटी करके बैठ गए थे चुपचाप शांत, ट्रीटी ऑफ, जिसमें ये कहा था कि आपकी जो है वो क्या होगा, सतलुज जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री होगी। अभी जो इंपॉर्टेंट रहता है हमें इसके बाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है यहाँ पे 1809। देन अभी क्या होता है यहाँ पे, पंजाब तो इस तरह से राइज करता है महाराजा रणजीत सिंह, और उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है फाइनली, उसके बाद क्या होता है, एंग्लो सिख वॉर, और पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखे हैं, तो वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, एंग्लो अफगान वॉर, ये बिल्कुल बेसिक से है जो देखे गए, मतलब बाहर भी लड़ रहे हैं अंदर भी लड़ रहे हैं। देन ट्रीटीज़ भी हो रखी है, जैसे ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ नॉर्मल ट्रीटीज़ की अगर हम बात करें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ भी यहाँ पर देखी गई। और एक्सपेंशन जैसे कि बर्मा को एनेक्स कर लिया, लोअर बर्मा, या फिर आपका पंजाब रीजन को एनेक्स कर लिया, ठीक है, फाइनली जो है वो अवध का एनेक्सेशन हुआ, तो ये एक्सपेंशन भी जो है वो इनके टाइम पे थोड़ा बहुत देखा गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1833 में ये भी एक इवेंट आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। तो अकबर मतलब कुछ नहीं किया इन्होंने, तो कुछ नहीं किया, सारा टेक ओवर किसने किया, कंपनी ने। इससे ये क्लियर होता है कंपनी क्या है, किंग मेकर है। देन उसके बाद लास्ट जो आते हैं दैट इज बहादुर शाह सेकेंड, 1837 से लेकर 1857 तक। वैसे इनकी डेथ तो है वो 1862 में हुई है बर्मा में, ठीक है, 1862 में इनकी डेथ हुई, लेकिन ये लास्ट जो है वो एम्परर माने जाते हैं। और इनको लीडर ऑफ द रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट था उसका लीडर भी इनको कहा गया है। और वीडी सावरकर ने जो है वो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। डेथ इनकी 1862 में रंगून में हो रखी है, जो बिल्कुल बेसिक, बाकी हमें कुछ और इंपॉर्टेंट जानना नहीं है। जो इनके बच्चे थे उनको दिल्ली में शूट आउट कर दिया था, मार दिया था, ताकि उसके बाद फाइनली फिर जो है वो ख़त्म होता है। फिर 1857 में ऑलमोस्ट ये रहता है, उसके बाद 1858 आता है जब, तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। और इस एक्ट के थ्रू रूल ऑफ लॉ जो है वो शुरू होता है भारत में। और जो ये रूल ऑफ लॉ था इसको एक तरह से क्राउन रूल भी कहा जाता है। 1858 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। अभी ये पॉलिसी क्या है, जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन लैब्स की अगर सिंपल बात करें तो कि अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका राज्य जो है वो कंपनी की परमिशन से चलेगा। अगर कंपनी अलाउ करती है कि ठीक है आप उत्तराधिकारी बना सकते हो, आप एक जो है वो मतलब अपना वंशज किसी को भी घोषित कर सकते हो, ठीक है, दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं, बट लेकिन मोस्टली नॉट एक्सेप्टेड। और झांसी का एनेक्सेशन जो है वो इसी तरीके से हो रखा है। देन उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा रीजनल स्टेट्स। देखो रीजनल स्टेट्स की कहानी ना बहुत सिंपल है, रीजनल स्टेट्स की कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर एम्परर स्ट्रांग है, मान लीजिए ये पूरा अंपायर और ये रहा एम्परर, अगर ये स्ट्रांग है तो ये पूरे रीजन पे कंट्रोल करके रखेगा। अगर ये है कमज़ोर तो यहाँ बन गई स्टेट्स। बस यही पूरी की पूरी कहानी है रीजनल स्टेट्स की, और यही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो रीजनल स्टेट में हम सबसे पहले बात करेंगे मराठास की। रीजनल स्टेट में हम सबसे पहले बात करेंगे मराठास की। और जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिगार्डिंग द मराठास वो ये कि फाउंडर थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई, मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनकी लाइफ में। और दूसरे अगर हम बात करें इनका गुरु जिनका नाम था रामदास। इसके बाद तुकाराम जी भी थे जिनके थॉट से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एक्चुअल में क्या कहानी थी कि मराठास करते थे सेंट्रल जो ये आपकी बीजापुर गोलकोंडा होगी इनके लिए काम। फिर इनको लगा कि लड़ते हम हैं मरते हम हैं, श्रेय तो सारा इनको ले जाता है, अंपायर एक्सपेंशन इनका होता है, बदले में हमें क्या मिलता है, चौथ और सरदेशमुखी, हमें क्या सिर्फ पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं हमें पैसा नहीं, हमें राज्य चाहिए। तो ये स्वराज्य के फाउंडर करते हैं, मतलब कहते हैं कि मराठास का अपना जो है वो राज्य होगा, ठीक है। और इनको फादर ऑफ नेवी भी कहा गया है, इंडियन नेवी। इनकी आर्मी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और इतनी स्ट्रांग नेवी थी इनके पास कि इन्होंने पुर्तगाली उसको भी डिफीट किया था। एक बैटल होती है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में, जिसमें जो अफजल खान, ठीक है, आदिल शाह जो रूलर था सेंट्रल इंडिया का, उसका ये खासम खास दोस्त था, बंदा था, और इसको जो है वो भेजा था अफजल खान को आपका जो है वो शिवाजी को पकड़ने के लिए मुगल एम्परर ने।
मतलब औरंगज़ेब ने। लेकिन ये अफजल खान को मार देते हैं, बागनाक था इनका, उसके थ्रू काफ़ी फेमस है ये, आजकल भी न्यूज़ में चल रहा था। वो बागनाक लंदन म्यूजियम से कुछ टाइम जो है वो भारत आया, ये पॉइंट। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1665 में, जय सिंह के साथ ये ट्रीटी हो रखी है और बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी ये। नो डाउट सरेंडर करते हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज, लेकिन उनको ह्यूमिलेट किया जाता है बहुत ज़्यादा। वो इतना परेशान होते हैं इस ह्यूमिलेशन से कि वो फाइनली क्या करते हैं, जितने फोर्ट उनके लूज़ हुए थे ना, जितने फोर्ट उन्होंने लूज़ किए थे सारे के सारे जीतना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैटल आती है, बैटल ऑफ सलेह 1672। इस बैटल में शिवाजी क्या करते हैं, मुगल को डिफीट करते हैं और खुद को छत्रपति का टाइटल देते हैं। कहाँ पर, रायगढ़ फोर्ट में, मतलब मराठा साम्राज्य शुरू। बट इनकी डेथ हो जाती है 1680 में। तो मराठाज ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये होगी आपकी महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और लिंक करके पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में। तो देखो ये वाला जो रीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द मराठास। अभी एक्सपेंशन हम देखेंगे तो इस तरह से हर जगह को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे हो गया आपका मैसूर, इधर हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया आपका हैदराबाद। ये पावर्स को याद रखना जरूरी है। अब इनके बाद संभाजी बनते हैं नेक्स्ट छत्रपति। 1681 से लेकर 1689 मुगल परेशान थे। देखो पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज राइज कर रहे थे तो 25 साल जो है वो औरंगज़ेब नॉर्थ में थे, लेकिन नेक्स्ट 25 ईयर वो दक्कन में आ गए, यानी कि संभाजी के टाइम पे। तो औरंगज़ेब यहाँ पे खुद जो है वो सारे ऑपरेशंस देख रहे थे। तो फाइनली क्या होता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ संगमेश्वर 1689 में, जिसमें ये क्या करते हैं, जो संभाजी है इनकी डेथ हो जाती है। एक मुगल कमांडर थे जिनका नाम था मुकरब खान, ये जो है वो संभाजी को मार देते हैं। प्लस साथ में, सॉरी ये नहीं मारते, डिफीट करते हैं, ध्यान में रखना, ये डिफीट करते हैं। मारता कौन है, कवि कैलाश। ये जो है वो पर्सनल काउंसलर था संभाजी का, जो उनको मारता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद जो रानी थी, ठीक है, यशुबाई, और जो उनका बेटा था शाहू जी, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते खुद को, रायगढ़ को सेव नहीं कर पाते। और मुगल एम्परर यानी कि बहादुर वो आपका औरंगज़ेब क्या करता है, लेकर चला जाता है उनको दिल्ली और अपने कोर्ट में रखता है। कंडीशन कर देता है कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक आप यहीं पे रहोगे। अगर मराठास वचन के पक्के होते हैं तो वो फोर्सफुली वहाँ से जा नहीं पाते। हालांकि पूरी ऑनर रिस्पेक्ट के साथ उनको रखता है। हाउस अरेस्ट ही हुआ एक तरह से ये। इससे ये क्लियर होता है कि मराठा दोबारा अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो छत्रपति है वो जाओ मराठा का जो छत्रपति है वो किसके पास है, मुगल्स के पास। सिमिलर पॉलिसी औरंगज़ेब ने या फिर जो मुगल एम्परर्स थे प्रीवियस, उन्होंने हिली स्टेट्स के साथ करी। अब अगर कोई हिली स्टेट रिवोल्ट करती थी तो कुछ नहीं करते थे, उनके जो बच्चे होते थे, राजाओं के जो बच्चे होते थे, उनको होस्टेजेस ले जाते थे अपने दरबार में। और फिर दरबार में तो जहाँ जो आपका शाहजहाँ थे, उन्होंने तो जो है वो एक शाहजहाँ या फिर आपका जो है वो जहांगीर, उन दोनों में से किसी एक पर्सन ने जो है वो मियाँ का टाइटल भी दे रखा है। जो प्रिंसेस थे, प्रिंसेस को होस्टेजेस अपने पास रख लेना, अब कर लो अटैक। और उनको ये रहता था कि अगर हमने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया तो ये हमारे प्रिंस को मार देंगे, फिर नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, तो ये डर होता था। तो फाइनली ये टारगेट होता था। देन उसके बाद यहाँ पे संभाजी के बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है 1689 में। 1689 में जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद राजा राम जो है वो 1689 से लेकर 1700 तक जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ शाहू जी के बिहाफ पे जो है वो रूल करते हैं। खुद को जो है वो छत्रपति नहीं कहते, सिर्फ बोलते हैं कि मैं कार्यकाल हूँ, मैं कार्यकारी जो हूँ छत्रपति हूँ, सिर्फ काम दिख रहा हूँ। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है और उस टाइम पे जो सारी कमांड संभाल लेती है ताराबाई। अब ताराबाई ये कहती है कि भाई मेरे बेटा जो शिवाजी सेकंड है उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, उसको एम्परर बना देती है। उसको कहती है कि आप जो हो वो क्या हो, 1700 में से ये कहती है कि 1707 से लेकर 1707 तक जो है वो क्या कहती है, जो शिवाजी सेकंड है छत्रपति है। मीनवाइल हमने देखा था कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में और शाहू जी को रिलीज कर देते हैं बहादुर शाह वन। अब बहादुर शाह वन रिलीज तो कर देते बट नॉट एक्सेप्टेड एज मराठा सरदार। तो ये जो यहाँ पर शिवाजी थे और यहाँ पर जो ये शाहू जी जो रिलीज हुए, इन दोनों के बीच में जो है वो ट्रशल शुरू हो गए, इन दोनों के बीच में पावर शुरू हो गई। औरंगजेब की डेथ, शाहू जी को रिलीज किया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो शाहू जी थे इनको सपोर्ट किया पेशवा ने और उधर साइड पे ताराबाई और शिवाजी सेकंड थे। इसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो पेशवा थे इनकी सपोर्ट से शाहू जी जीत जाते हैं और वो छत्रपति बन जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो वो राइज ऑफ द पेशवाज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, शाहू जी जो छत्रपति बनते हैं वो बनते हैं 1707 से लेकर 1749 तक, ठीक है। और उसके बाद राजा राम या राम राजा भी इनको कहा जाता है,
ठीक है, राम राजा भी कहा जाता है, राजा राम सेकंड। ये बनते हैं 1749 से लेकर 1777 तक, यानी कि 1777 तक। अभी इनके टाइम पे ओवरऑल एक्सपेंशन होता है, और वो एक्सपेंशन कौन करते हैं? पेशवास, जिसमें बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, ये तीनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और ऑलमोस्ट दिल्ली तक जो है वो कंट्रोल यहाँ पर हमारे पास रहता है। अब इसमें क्या कहानी रहती है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे पेशवाज हैं इनके नाम याद करवा देता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो पेशवा है ये पुराने हैं, नए नहीं है, नई पोस्ट नहीं क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, पुरानी थी। पहले जब आपके वो थे शिवाजी थे, शिवाजी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसके वो अष्ट प्रधान जो थे, उसके जो प्रधान थे दैट इज़ पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथन भट्ट ये पोस्ट क्रिएट करता है यहाँ पर शाहू जी के टाइम पे पेशवा की, 1712 से लेकर 1720 तक। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे? चित्पवन ब्राह्मण फैमिली से, और तिलक जी भी इसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी शुरू से ही। देन उसके बाद मतलब ब्राह्मण फैमिली, ये जो चित्पवन ब्राह्मण है ये याद रखना, वो मराठा वाली फैमिली नहीं, जो ये चित्पवन ब्राह्मण है इससे बिलोंग करते थे तिलक। फिर उसके बाद 1720 के बाद यहाँ पर बाजीराव वन बनते हैं, 1720 से लेकर 1740 तक। और 1737 रेड दिल्ली, पहला पॉइंट। बीच में बैटल ऑफ भोपाल भी हो रखी है मराठा निज़ाम के साथ, निज़ाम को भी डिफीट करते आए, पता निज़ाम को भी नहीं छोड़ा, चले तुझे भी डिफीट कर ही देता हूँ। फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर ऑलमोस्ट 1768 तक, 1761 सॉरी नॉट 61, 68, 61। इनके टाइम पे प्लासी का युद्ध हो रखा है 1757। तो लिंक करके याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस टाइम पे पेशवा कौन था? इनको नाना साहेब वन भी कहा जाता है। देन उसके बाद माधवराव बनते हैं 1761 से लेकर 1772। और जो हमारा नुकसान हुआ था 1761 में ऑलमोस्ट ड्यू टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऑलमोस्ट माधवराव सारा का सारा रिकवर करते हैं। अब एक पॉइंट समझना यहाँ पे ध्यान से, 1761 यानी कि मराठा डिफीट हो गए, मराठा हार गए अब्दाली से, मतलब मराठा कमज़ोर। इसका फ़ायदा किसने उठाया? हैदर अली ने, और हैदर अली ने मराठास की टेरिटरी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो मतलब मैसूर का राइज हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया? मराठा वर्सेस मैसूर शुरू हो गया। लेकिन माधवराव क्या करते हैं? इन रिटर्न पूरा का पूरा जो है वो आपका ये मैसूर था उसको बाद में जब वो राइज करते हैं, दोबारा अपनी पावर को रीगेन करते हैं, तो वो मैसूर की पावर को, टेरिटरी को भी टेक ओवर कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच पीसफुल ट्रीटी साइन हो जाती है। माधवराव के बाद रघुनाथ राव बनते हैं 1 साल के लिए, फिर नारायण राव बनते हैं 1 साल के लिए, फिर अगेन रघुनाथ राव बनते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्लैशेस। और इसमें जो रिजल्ट रहता है वो रहता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 82 तक। फिर सवाई माधवराव बनते हैं 1774 से लेकर 1795 फाइनली, और उसके बाद बाजीराव सेकंड, जिनको नाना साहब सेकंड भी कहते हैं, लास्ट पेशवा, 1796 से लेकर 1818 तक। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? थर्ड जो आपकी एंग्लो मराठा वॉर है वो खत्म होती है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, और मराठा डिफीट होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक पॉइंट और याद करना है, ठीक है, वो ये जो CDS CAPF का फेवरेट क्वेश्चन था पेशवाज के रिगार्डिंग। देखो, ये लोग जो मतलब पहले तो छत्रपति थे, फिर उसके बाद रीजनल जब रीजन्स बनते हैं तो पेशवा पुणे में रहते हैं, गायकवाड़ जो बड़ौदा में रहते हैं, भोसले नागपुर में रहते हैं, होलकर इंदौर में रहते हैं, सिंधियाज जो है वो ग्वालियर में रहते हैं। पेशवा से PP याद कर सकते हैं, गायकवाड़ से GB से याद रखना है आपको, गायकवाड़ बड़ौदा, BN से याद रखना है भोसले नागपुर, होलकर से याद रखना है, HI से याद रखना है होलकर इंदौर। देखो, सिंधिया को ग्वालियर से याद रखना है SG। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, GG साथ में नहीं होंगे, ग्वालियर GG साथ में नहीं होंगे, तो जो आपका यहाँ पर क्या होगा GB होगा, और यहाँ पर आपको GS कर सकते हैं या फिर SG कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 बैटल होती है, 3 जो है वो यहाँ पे वॉर्स होती है एंग्लो और मराठास के बीच में। पहली जो है वो 1775 से लेकर 82 तक होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है यहाँ पे, और उसका 1802 से 1803 ट्रीटी ऑफ पुना, बसीन यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, और फाइनली 1817 से 19 जिसमें जो है वो मराठास हार जाते हैं। अभी शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेड जो है वो पूरा पूरा शिवाजी के कंट्रोल में था सारा काम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिसको हेड करते थे पेशवा। पेशवा के नीचे होंगे मजूमदार, मजूमदार के नीचे होंगे सचिव, और फिर होंगे मंत्री। तो ये पूरा जो है वो सीक्वेंस चलता था।
फिर उसके बाद स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूबेदार और सर सूबेदार थे। सूबेदार छोटी रियासत के लिए और सर सूबेदार बड़ी रियासत के लिए। उसका डिस्ट्रिक्ट को तरफ कहा जाता था, और डिस्ट्रिक्ट पे जो यहाँ पर होगा, जो आपका पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, दैट इज़ हवलदार। उसका सब डिस्ट्रिक्ट थी, सब डिस्ट्रिक्ट को परगना कहा गया। यहाँ पर देश पांडे जो कि अकाउंटेंट यानी कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स देखेंगे, और देशमुख जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। उसके बाद विलेज को जो है वो मौजाज कहा गया यहाँ पे, और यहाँ पर कुलकर्णी जो क्या करेगा, लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करेगा, और पाटिल जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि कुलकर्णी और जो आपका पाटिल थे, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे जो कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और उनका नाम था कराकुंस। उनको क्या कहा जाता था, कराकुन, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। अब देखो, मराठास की आर्मी बहुत फेमस आर्मी थी, ठीक है। ये कहा जाता है कि मराठास के पास जो है वो सबसे स्ट्रांग आर्मी थी उस टाइम की। तो इनकी सबसे खासियत बात रहती है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। तो बाजीराव वन, शिवाजी के बाद बाजीराव वन एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। देन उसके बाद ये फेमस थे अपनी स्पीड के लिए। इनके पास जो इन्फेंट्री थी वो काफ़ी स्पीड, मतलब घोड़सवार काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और इवन लाइक दिल्ली पहुंच जाते थे रेड मारते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो उनका स्कैवलरी थी। देन उसका रैंक वाइज डिवीजन थी, और जो लोएस्ट रैंक अगर हम माने तो वो नायक था, जिसके पास नंबर ऑफ जो है वो छोटी सी एक यूनिट थी, कुछ सिपाही थे, उसका जो हेड था दैट इज़ नायक। शिवाजी के पास स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनको फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है इंडियन। देन उसके बाद इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड था, पहला पॉइंट। और उसके बाद जो रीजनल थे, गोलकुंडा, बीजापुर था, उसकी तरह की जो वहाँ पर अच्छा था, शिवाजी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करके रखा था। देन चौथ और सरदेशमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चौथ मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, पे टू द मराठास टू अवॉइड रेड्स। लैंड रेवेन्यू यहाँ पर याद रखना, लैंड रेवेन्यू कौन पे करेगा, जो उस रीजन का करता धरता होगा, जमींदार या फिर गवर्नर। तो वो क्या करे, अगर मराठा की रेड नहीं करनी है, मराठा की रेड आपको नहीं चाहिए अपनी टेरिटरी में, तो आपको ये रेवेन्यू पे करना पड़ेगा 1/4, जितना आपका लैंड रेवेन्यू होगा उसका। सरदेशमुखी, ये एडिशनल जो है वो 10% टैक्स था, उस टेरिटरी पर ही लगता था जिस पर मराठास के हेरिडेटरी क्लेम थे। इसके बाद रेवेन्यू सिस्टम में मराठास जो है वो एक सेकुलर सिस्टम को फॉलो करते थे, प्रॉपर लैंड मेजरमेंट होती थी। और इसमें ये कहा जाता है कि मराठास की सरप्लस तो थी यहाँ पे, जिसके पास अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो कंसेशन भी यहाँ पर दिए जाते थे। तो ऑलमोस्ट मराठास की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेकुलर और सोशलिस्ट फॉर्म में थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बंगाल। देखो, अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियरली सिंपल तरीके से समझेंगे, टू द पॉइंट ही हमें इसको पढ़ना है। अब देखो, बंगाल की कहानी हम शुरू करेंगे, लेकिन हम पहले सारी की सारी जो है वो स्टेट्स देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट उस टाइम का भारत, ये वाला रीजन प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और कुछ आसाम का पार्ट, दिस इज़ द रीजन वेयर बंगाल। उड़ीसा का भी पार्ट था इसमें, बिहार का भी पार्ट था। तो बंगाल जिसके जो फाउंडर थे वो थे मुर्शिद कुली खान 1717। इनके बाद यहाँ पर बनते हैं सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर बनते हैं सिराजुद्दौला के बाद बनते हैं मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, और फिर अगेन मीर जाफ़र, और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला के टाइम पे यहाँ पर रुकी है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और मीर कासिम इन्वॉल्व है बैटल ऑफ बक्सर में। ये बैटल्स मैं आपको पूरी डिटेल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में करवाऊंगा। सिंपल, ये क्लियर बैटल अगर आप यहाँ पे हम बात करें तो बहुत इजी अगर हम फॉर्म में समझे, तो सिराज परेशान था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि वो मिसयूज़ कर रही है दस्तक का, मतलब पैसा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक फोर्ट विलियम था, जिसको जो है वो कंपनी ने फोर्टिफाइड कर दिया था, यानी कि जो बंगाल, जो आप कलकत्ता वाला रीजन जहाँ पे कंपनी थी। सिराज क्या करता है, यहाँ जाते हैं और इसको डिफीट करते हैं, और मानिक चंद के पास इसको टेक ओवर कर देते हैं, और वापस आ जाते हैं अपनी टेरिटरी में, अपनी कैपिटल में, और पार्टी करनी शुरू करते हैं। क्लाइव को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लाइव को जो है वो, क्लाइव एज अ क्लर्क काम किया था, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बंगाल को जीत लो। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर 1757 प्लासी पहुँचते हैं। अब आइडिया तो सिराज को भी लग जाता है कि भाई आर्मी आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, वो बदला लेगी। तो पहले तो फोर्ट विलियम को रिलीज़ करवाते हैं, फिर शाहू को बदनाम करते हैं। कैसे? शाहू को कहते हैं, आप इसको कहते हैं, सिराज को बदनाम करते हैं कि एक ना ब्लैक होल ट्रेजेडी हो रखी है, जिसमें ये कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 के अराउंड जो है वो एक ब्रिटिशर्स थे, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, जिसमें जो है वो आपका ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, इसमें जो है वो खिड़की नहीं थी, जिसकी वजह से वेंटिलेशन सफोकेशन की वजह से लोग मारे गए। और ये कहा जाता है कि 22 के 23 लोग जो है वो सिर्फ बचे थे सिर्फ। तो पहले सिराज को बदनाम कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि प्लासी पे अब अटैक करना था। अब ऐसा नहीं था कि बंगाल का नवाब था भाई, आर्मी तो स्ट्रांग होगी इसके पास तो पैसा भी बहुत था। इसका एक वजीर था, एक गवर्नर था, जिसका नाम था मीर जाफ़र।
इसको एम्परर बनना था। ये बात क्लाइव को पता चल गई। क्लाइव ने कहा ठीक है भाई, तू सिराज को मरवा दे, हम तुझे जो है वो एम्परर जो है वो नवाब बना देंगे। होता यही है कि 1 लाख की आर्मी लेकर पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट आपका जो क्लाइव, जो आपका ये सिराज बैटलफील्ड में प्लासी में, और वहीं 10,000 की आर्मी थी जिसमें कुछ भारतीय ही थे, मद्रास से लेकर आए थे, और क्लाइव के पास पहुंच गए। क्लाइव दोनों आमने सामने हो गए। अब यहाँ पे सिराज प्लान करते हैं कि 50,000 की आर्मी लेकर जो है वो मीर जाफ़र आप साइड में रहो और मैं जो हूँ वो बैटलफील्ड में रहता हूँ। मीर जाफ़र एडवाइस करता है कि सर आप क्यों लड़ रहे हो, 10,000 की आर्मी तो हम ही साफ करके आ जाते हैं, हमें इनको ख़त्म करके आ जाते हैं। उनको नहीं पता था कि मीर जाफ़र ऑलरेडी बिक चुका है। तो नवाब कहते हैं कि ठीक है, वो अपने 2,000 सोल्जर्स को लेकर चले जाते हैं। मीनवाइल जो मीर जाफ़र का बेटा था जाते जाते सिराज को मार देता है। तो एक बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ाई कभी हुई नहीं, उसका खर्चा भी पे करना पड़ा मीर जाफ़र को। लेकिन क्यों पे करना पड़ा? क्योंकि उसको जो है वो एम्परर, जिसको जो है वो नवाब बनना था। फिर उसके बाद मीर जाफ़र कुछ चेंजेस करता है जिसकी वजह से मीर कासिम को बना देते हैं कंपनी बिकम किंग मेकर। मीर कासिम कुछ और चेंजेस करता है। मीर कासिम तो ज़्यादा तेज़ निकल जाता है। वो क्या करता है, सबसे पहले तोपखाना लगा देता है, वो फ्रांस से दोस्ती करना शुरू कर देता है, वो डच से कुछ दोस्ती करनी शुरू करता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है भाई रुको रुको, हमने तुम्हें बनाया, तुम क्या कर रहे हो ये। और मीर कासिम को रिप्लेस करके मीर जाफ़र को जो है वो अगेन जो है वो नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम यहाँ पे क्या करते हैं, वो गलती करते हैं थोड़ी सी। ये मीर जाफ़र क्या करते हैं, मीर कासिम क्या करते हैं, वो चल जाते हैं अवध के पास, शुजाउद्दौला के पास। बोलते हैं यार भाई कुछ करना पड़ेगा भाई, सोल्यूशन नहीं है। अब उस टाइम पे शाह आलम थर्ड भी यहीं पर थे। वो हमने बताया था ना कि वो तो 1771 में गए हैं वहाँ पे, नॉट सॉरी। तो अब क्या यहाँ पे क्या होता है, वो तो वापस वहाँ पे गए हैं, वो तो बाद में दिल्ली गए जब माधवराव उनको लेकर गए। अब यहाँ हुआ क्या, ये मीर जाफ़र ये तीनों मिलते हैं फिर, और तीनों क्या करते हैं, अगेंस्ट जो है वो वॉर करते हैं, और इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसमें हेक्टर मुनरो था ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से, तीनों को डिफीट करता है। तो ये रहती है पूरी की पूरी बंगाल की कहानी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, डोल गवर्नमेंट चलती है, फिर उसका गवर्नर जनरल शुरू हो जाता है बंगाल में। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो हम बंगाल के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखो जो दूसरा पॉइंट हमारे को याद करना है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे को पढ़ना है इसमें साथ में, जो दूसरी जो हमारी स्टेट आती है, बिल्कुल उनके नाम ही जानेंगे सिर्फ, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है इनके रिगार्डिंग। तो दूसरी जो स्टेट आती है दैट इज़ अवध। अवध के जो फाउंडर थे वो थे शहादत खान, और इसमें जो है वो सिराजुद्दौला बाद में आते हैं। देन उसके बाद हैदराबाद की अगर हम बात करें तो निज़ाम जो है उसके फाउंडर थे 1724, जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि मोहम्मद शाह रंगीला की मदद करी थी, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है वो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, और वो क्या करते हैं, हैदराबाद आते हैं और वहाँ पर स्टेट बना देते हैं। इसकी डेथ हो जाती है 1748 में, और उसके बाद सिविल वॉर जो ब्रोक हो जाते हैं कि नेक्स्ट निज़ाम कौन बनेगा। और फाइनली इसका फ़ायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, जिसमें हम रिजल्ट देखते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। देन उसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करें तो शहादतुल्ला खान, और अवध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है शहादत खान, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैदराबाद हो गया। यहाँ पर मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान आते हैं, जिनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे। मराठास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके वो जो हम पूरी लिस्ट देख चुके हैं पूरी की पूरी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवास। राजपूत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एक तो सवाई आपका महाराज अजीत सिंह आता है अंबर का, और दूसरा नाम आता है राजा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर भी कहा गया है राजपूत रूलर 8वीं सेंचुरी का। सती अबॉलिशमेंट इन्होंने करी, फीमेल इन्फेंटिसाइड इन्होंने रोका, जजिया इन्होंने अबॉलिश किया, और वो जंतर मंतर वाले जो आते हैं ना, जहाँ पे देख 5 वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए जो उन्होंने काम किया, वो सभी इनके टाइम पे आता है। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, तो ये बिल्कुल जो ओरिजिनल स्टेट्स रहती है। देन उसके बाद देखो पंजाब में हम बात करें तो मिसल पीरियड हमने देखा, हमने उसके बाद बात की थी 12 मिसलें थी। महाराजा रणजीत सिंह राइज करते हैं सुकर चकिया मिसल से। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर हुई है 2, एक डलहौजी के टाइम पे रखी है, और 1845-46, उसके बाद फाइनली 47-48 और आपका जो है 48 में ख़त्म सिख। फिर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर कर लेती है। देन राजपूत की अगर हम बात करें तो सवाई जय सिंह ऑफ अंबर, मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ 18th सेंचुरी, और इनके रिफॉर्म्स जो है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रहता है। जो सती अबॉलिशमेंट 1829 में हुई, ठीक है, रॉबर्ट जो आपका विलियम बेंटिंग ने करी, और राजा राम मोहन रॉय का इसमें एफर्ट रहता है, इन्होंने पहले ही यहाँ पर कर रखी है, तो इसको पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जाट्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली मथुरा वाला रीजन, और ऑलमोस्ट रिवोल्ट किया इन्होंने मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। कब से शुरू किया था? 1669 से। लेकिन जब ये आपका 1700 में जब पता चला कि औरंगजेब तो दक्कन में रह रहा है, औरंगजेब कमज़ोर हो गया है, तो इन्होंने जो वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया खुद को। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो भरतपुर रीजन जो कि अभी राजस्थान में है, चूरामन था यहाँ पे,
और चूड़ामन के बाद आता है सूरजमल। सूरजमल को जो प्लूटो कहा गया जाट ट्राइब का, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाट ट्राइब के रिगार्डिंग 1707 से लेकर 1763 तक। इवन ये कहा जाता है कि जब थर्ड जो पानीपत का युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था पानीपत में मराठास को, सूरजमल जी ने सपोर्ट किया था। तो सिंपल ये कहा जाता है, सदाशिव भावराव गए सूरजमल जी के पास कि सूरजमल जी आपकी सपोर्ट चाहिए, वहाँ से अब्दाली तंग कर रहा है बहुत, जुबान दी है पेशवाज ने कि एम्परर को प्रोटेक्ट करना है, आपकी सपोर्ट चाहिए। तो सूरजमल जी कहते हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सपोर्ट कर देंगे। बट लेकिन उसके बाद इनकी डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भाई ये बहुत कुछ लूज़ कर जाते हैं और उसके बाद जाट फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, फिर कंपनी टेक ओवर कर लेती है एक तरह से बाद में। देन उसके बाद मैसूर की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले कहानी आती है विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर में एक डायनेस्टी आती है, फैमिली आती है, दैट इज़ वोडेयार डायनेस्टी, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, रूल करना शुरू करते हैं। फिर जब ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनके एम्पायर कमज़ोर हो जाते हैं, फिर वहाँ पे एक सोल्जर आता है हैदर अली। हैदर अली शुरू करता है। हैदर अली जो है वो जो है खुद को जो है वो एक तरह से डिफेक्टो रूलर डिक्लेयर कर देता है। और फाइनली क्या होता है यहाँ पे, हैदर अली फिर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी पंगा ले लेता है, मराठास के साथ भी और मराठा के साथ भी और निज़ाम के साथ भी, कर्नाटक के साथ भी। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों के दोनों फ्रांस में बिलीव करते थे। उनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उतना सपोर्टिव नहीं है जितना फ्रांस। तो ये क्या करते हैं, फ्रेंच के साथ दोस्ती करते हैं, और फ्रेंच के साथ दोस्ती करते हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दुश्मनी। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हो रखी है। इतने ब्रिलियंट थे ये दोनों, 2 हैदर अली लड़कर गए हैं और 2 टीपू सुल्तान लड़कर गए हैं। जो पहली अगर हम बात करें 1767 से लेकर 69, ट्रीटी ऑफ मद्रास इसका रिजल्ट है। देन उसके बाद जो सेकंड आती है 1780 से लेकर 84, ठीक है, इसका जो ट्रीटी का रिजल्ट है वो है मैंगलोर। और 1782 में यहाँ पर हैदर अली की डेथ हुई थी, लेकिन वो बैटल फील्ड में उनकी डेथ नहीं हुई है। देन उसके बाद 1790 से लेकर 1792 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और इस मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने इस बैटल को खुद लीड किया था, इतने स्ट्रांग थे टीपू सुल्तान। और उसके बाद लास्ट आती है 1799, दैट इज़ योर फाइनल वॉर, और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है। उसके बाद जो वो सब्सिडरी लाइन्स वाली इसलिए साइन करवाते हैं वोडेयार डायनेस्टी से, कृष्ण राजा थर्ड को जो रूलर बना देते हैं। टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैक्विन क्लब, ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने लगाया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ, और इसी के साथ जो है वो हमारी ये क्लास खत्म होती है। आई होप जो फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।